हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और हम कर रहे थे आपके स्कूल एकता टेस्ट सीरीज के द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के मैंने टेस्ट 11 का सोल्यूशन। मैंने टेस्ट 11 के सोल्यूशन में हमने 1 से 75 क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज कर रहे हैं हम 75 से आगे वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और आपको सोल्यूशन कैसे लग रही है कॉमेंट में जरूर बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे आपके लिए इनसे भी बेहतर काम करने की कोशिश करें। तो देखिए 76वां क्वेश्चन क्या है आपका। 76वां क्वेश्चन है आपका, एल आई सेट का कोई भी उप समुच्चय है। एल आई सेट है, उसका कोई भी उप समुच्चय है तो क्या होगा आपका, एल आई होगा, एल डी होगा। एल आई और एल डी दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं। तो एल आई सेट का कोई भी उप समुच्चय वो एल आई होगा। क्या होगा, एल आई होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी रेखीय स्वतंत्र सेट का कोई भी छोटा भाग भी स्वतंत्र होता है। क्योंकि किसी रेखीय स्वतंत्र सेट का कोई भी छोटा भाग भी स्वतंत्र होता है। क्या होता है आपका, स्वतंत्र होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, एल आई का कोई भी समुच्चय क्या होगा आपका, एल आई होगा। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, रेखीय रूप से क्या होता है आपका, स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चिंतन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या पूछा गया था आपका। किसी एल डी सेट का कोई भी सुपर सेट है, कोई एल डी सेट है उसका कोई भी सुपर सेट है, एल आई है, एल डी है, या एल आई और एल डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 एल डी। तो एल आई का उप समुच्चय क्या होता है आपका, एल आई होता है, और एल डी सेट का कोई भी सुपर सेट क्या होता है आपका, एल डी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्या आता है आपका। 78 क्वेश्चन था आपका, सदिश समष्टि वी टू आर की सदिश ए वन ए टू और बी वन बी टू एल डी है। एल डी है तो कंडीशन क्या होगी आपकी, ये बताना था हमें। तो कंडीशन क्या होती है, जो आपको विकिरण गुणनफल आपका, विकिरण गुणनफल वो क्या होता है आपका, शून्य होता है। शून्य होता है। हमें क्या दिया हुआ देखो, ए वन ए टू और बी वन बी टू दे रखा है। तो विकिरण गुणनफल क्या हो जाएगा आपका एल डी का, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इक्वल टू क्या होगा आपका 0। तो ये देखो कंडीशन कौन से ऑप्शन में, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 78 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 79 क्या आपका। 79 पूछा आपका, सदिश यू वी प्लस आई डब्ल्यू आई और वी बराबर दे रखा है वी कॉमा वी प्लस आई है। एल डी और आर लेकिन एल आई और सी, एल आई और आर लेकिन एल डी और सी, एल डी और आर और सी, एल आई और आर और सी। तो कौन सा आपका 79 में ये हमें बताना है। तो देखिए हमें सदिश क्या दिया हुआ है, सदिश दिया हमें यू बराबर दिया हुआ हमें, यू बराबर दिया हुआ हमें वी प्लस आई डब्ल्यू आई, और वी बराबर क्या दिया हुआ हमें, वी बराबर दिया है वी कॉमा वी प्लस आई। ये दो सदिश दिए हुए हैं। ठीक है, ओवर यानी ओवर सी, देखो ओवर सी दे रखा है। इन ओवर सी का मतलब क्या हो गया आपका, ओवर सी। ओवर सी मतलब सभी घटक क्या आपके कॉम्प्लेक्स है, समिश्र है। सभी घटक समिश्र है, समिश्र है, समिश्र है। तो दोनों वेक्टर क्या होंगे आपके, तो दोनों वेक्टर दोनों वेक्टर कॉम्प्लेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन से आपस में व्यक्त करेंगे ना। दोनों वेक्टर कॉम्प्लेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन व्यक्त करेंगे, से आपस में व्यक्त करेंगे, व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एल डी और सी। तो एल डी और सी होगा, तो पहले ऑप्शन में तो क्या दे रखा है हमें, एल आई और सी दे, तो पहला तो गलत हो जाएगा। क्या होगा, हो जाएगा आपका एल डी और सी होगा। ठीक है, अब देखो और आर देखते हैं हम, और आर देखो वेक्ट आई है, आई क्या दे रखा है हमें,
काल्पनिक देखा है, काल्पनिक इमेजिनरी शामिल है, काल्पनिक है, काल्पनिक है। जबकि आर में केवल देखो, जबकि आर में क्या दे रखा है हमें, आर में केवल रियल है, वास्तविक है, केवल वास्तविक। तो आर में केवल वास्तविक दे रखा है, तो इसलिए क्या बनेगा, नॉन जीरो रियल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या नहीं बनेगा आपका, नॉन जीरो रियल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये नहीं बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसे शून्य वेक्टर मिलेगा, जिससे शून्य वेक्टर मिले हो, मिले। तो एल आई क्या हो जाएगा आपका, एल आई हो जाएगा ये एल आई ओवर आर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर, उत्तर हो जाएगा ऐसे अपना, देखो एल आई ओवर आर, लेकिन एल डी ओवर सी, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 79 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या पूछा गया था हमें, वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र पर सभी बहुपदों की सदिश समष्टि में समुच्चय 1x x कोष्ठक 1 - x है, एल आई है, एल डी है, या एल आई एल डी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, ये हमें बताना। तो देखो मैं समुच्चय क्या दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ हमें, समुच्चय क्या दिया हुआ हमें, 1x x कोष्ठक 1 - x दिया हुआ है, ठीक है, ये अपना समुच्चय है। तो देखो मैंने माना a.1 प्लस b.x प्लस c. इसको x को अंदर गुणा करा दो तो क्या जाएगा, x - x² बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए यहाँ पर। तो इसको फैलाते हैं, अब फैलाते हैं तो क्या जाएगा आपका, देखो a प्लस बी एक्स प्लस क्या जाएगा आपका c कोष्ठक x - x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस का c x² इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो क्या बना अपना a प्लस, यहाँ से देखो x कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा b प्लस सी एक्स और माइनस का c x² इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा आपका, बहुपद बन गया आपका, यहाँ पर शून्य बहुपद होगा ये क्या होगा आपका, शून्य बहुपद तभी होगा, शून्य बहुपद कब होगा, जब सभी गुणांक क्या हो, 0 हो, जब सभी गुणांक 0 हो। तो सभी गुणांक 0 होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो a बराबर 0 होना चाहिए अपना, b प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, और माइनस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि माइनस सी इक्वल टू 0 यानी c बराबर कितना हो गया 0, c बराबर 0 है तो c बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर b बराबर भी क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ हमारा क्या आया, a बराबर 0, b बराबर 0 और c बराबर 0। तो केवल शून्य हल ही संभव है, तो केवल शून्य हल ही संभव है, शून्य हल ही संभव है। तो शून्य हल ही संभव है तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका निष्कर्ष एल आई हो जाएगा। तो ये रेखीय स्वतंत्र है, अतः समुच्चय रेखीय स्वतंत्र है। क्या आपका रेखीय स्वतंत्र है, समुच्चय रेखीय स्वतंत्र है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका एल आई है, एल आई है आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन देखो एल आई किसमें आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसी का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्या आपका 81 देखिए, दूरी समष्टि एक्स डी में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है ये मैं बताना था 81 के अंदर। तो देखिए सवच्चय संवर्त समुच्चयों का संघ एक सवर्त समुच्चय होता है, देखो पहला गलत दे रखा है हमें, देखो सवच्चय संवर्त समुच्चयों का संघ एक सवर्त समुच्चय नहीं होता है, ये आपका गलत है। हमें क्या बचा था असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा दे रखा ऑप्शन सवच्चय विवर्त समुच्चयों का संघ एक विवर्त समुच्चय होता है, बिल्कुल राइट बात है। सवच्चय सवर्त समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एक सवर्त समुच्चय होता है, बिल्कुल राइट बात है। दूरी समष्टि x का एक उप समुच्चय f विवर्त होता है, होगा यदि और केवल यदि उसका एक पूरक समुच्चय सवर्त हो। चारों कथन आपको इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। और इनमें से कौन सा एक में समुच्चय या संघ दे देता है, कभी यूनियन दे देता है, कभी क्या देता है इंटरसेक्शन दे देता है, इन दोनों में से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, कभी वो दे देता है कभी ये दे देता है। तो इसमें क्या होता है, एक सवर्त समुच्चय नहीं होता ये,
ये आपका गलत हो जाएगा, विवर्त समुच्चय होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 असत्य है आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कैसी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82। माना प्रतिचित्रण डी आर क्रॉस आर सी आर निम्न प्रकार से परिभाषित है। डी एक्स वाई बराबर 0 है यदि एक्स बराबर वाई है और एक्स बराबर नॉट इक्वल टू वाई है तब 1 है। तो फॉर आर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तब आर डी है। द्विरेख समष्टि है, द्विरेख समष्टि नहीं है, छद्म समष्टि है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखते हैं हम द्विरेख समष्टि है नहीं है। तो द्विरेख समष्टि के लिए क्या होते हैं, चार नियम होते हैं अपने, चारों नियम देखते हैं। चार नियम क्या होते हैं, पहले क्या देखते हैं हम धनात्मकता। धनात्मकता धनात्मकता देखते हैं। धनात्मकता मतलब डी जो अपना एक्स वाई है वो क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 संतुष्ट करना चाहिए। तो अपना क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो आपका दूसरी बात क्या होनी चाहिए आपकी, दूसरी कंडीशन क्या होती है आपकी, आइडेंटिटी ऑफ इंडिस्क्रिमिनेबल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आपका क्या दे रखा है, डी एक्स वाई बराबर क्या दे रहा है, 0 0 होगा। तब कब होगा 0, जब एक्स बराबर वाई हो। तो इसको भी क्या कर रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है। तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है आपकी। तीसरी कंडीशन क्या होती है द्विरेख समष्टि की, तीसरी कंडीशन क्या होती है आपकी, साम्यता, सिमेट्री, सिमेट्री होती है। तो ये क्या हो जाएगा कि डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स भी हो रहा है। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य संतुष्ट हो रहा है आपका, यानी सिमेट्री भी है। चौथी कंडीशन क्या होती है आपकी, चौथी कंडीशन होती है आपकी ट्रायंगल इक्वलिटी। ट्रायंगल इक्वलिटी, ट्रायंगल इक्वलिटी क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी, देखो डी यदि एक्स जेड है तो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। तो ये भी संतुष्ट हो रहा है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, देखो इसको एग्जाम्पल लूँ, यदि एक्स नॉट इक्वल टू जेड हो और डी एक्स जेड बराबर 1 हो तो दाईं और अधिकतम मान, दाईं और अधिकतम मान क्या हो जाएगा आपका, 1 + 1 = 2, जो अधिक है, जो क्या है अधिक है। तो इसको भी क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है। ये भी क्या हो रही है आपकी, संतुष्ट हो रही है। तो चार ही कंडीशन फॉलो हो रही है, तो चारों कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसका मतलब क्या है आपका, ये अतः है आर डी एक द्विरेख समष्टि है। क्या आपकी द्विरेख समष्टि है, यह आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 82 का, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या पूछा गया था आपका, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय सी में माना डी सी क्रॉस सी से आर इस प्रकार परिभाषित है। डी अल्फा बीटा बराबर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, जहाँ अल्फा बराबर x1 y1 बिलोंग्स टू सी एंड बीटा बराबर x2 y2 बिलोंग्स टू सी, तब सी डी है। ये हमें बताना है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ हमें, सम्मिश्र संख्या का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। क्या दिया हुआ हमें, सी दिया हुआ है, सी सी है, सी में क्या दिया हुआ है, डी क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा बराबर दिया हुआ है रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ अल्फा बीटा दिया हुआ है हमें। तो हमें जानते देखो पहले द्विरेख समष्टि, द्विरेख समष्टि की हमने क्या देखी, चार वो देखी कंडीशन अभी। तो क्या होना चाहिए आपका, देखो आपका जो d है वो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ d ए बी शून्य या धनात्मक होना चाहिए, शून्य या धनात्मक होना चाहिए। ये मैंने बताया अभी कंडीशन, शून्य या धनात्मक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है आपकी, डी है वो ए बी में क्या होना चाहिए, बराबर 0। वो केवल तभी होगी, केवल तभी संभव है ये जब ए बराबर क्या हो, बी हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या थी अपनी, देखो ये तो पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन थी। द्विरेख समष्टि की तीसरी कंडीशन क्या थी, जब डी ए बी हो तो बराबर होना चाहिए डी बी ए, सिमेट्री होनी चाहिए। चौथी कंडीशन क्या थी आपकी, डी ए सी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डी ए बी, तब प्लस होना चाहिए डी बी प्लस सी। त्रिभुज असमानता, ट्रायंगल त्रिभुज असमानता, असमानता ये आपकी द्विरेख समष्टि की चारों कंडीशन है। बार बार मैंने बता दी, अगले बार नहीं बताऊंगा, अगले क्वेश्चन में, क्योंकि 2 बार बता दी मैंने ताकि आपको याद हो जाए।
तो देखो पहला क्या दे रखा है, देखते हैं अपना जो अपना दिया हुआ है। क्या दिया हुआ हमें, डी अल्फा बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, ये दिया हमें रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। परिभाषा दी हुई जहाँ अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है x1 y1, बीटा बराबर क्या दिया हुआ हमें x2 y2 के बीच की दूरी परिभाषित करनी है। तो देखो वर्गमूल है, तो पहले कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो डी अल्फा बीटा क्या दे रखा है वर्गमूल। वर्गमूल हमेशा क्या होता है आपका धनात्मक होता है, गैर नकारात्मक होता है। तो वर्गमूल हमेशा गैर नकारात्मक होता है, तो पहली कंडीशन तो क्या करती है, संतुष्ट करती है। देखो क्या होता है आपका वर्गमूल हमेशा गैर नकारात्मक यानी धनात्मक होता है। मान लो आप गैर नकारात्मक होता है तो पहली कंडीशन तो संतुष्ट हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या आती है आपकी, डी अल्फा बीटा बराबर 0 होना चाहिए। डी अल्फा बीटा बराबर 0, तो देखो x1 बराबर x2 हो, तो x1 बराबर x2 हो तो ये 0 हो जाएगा। y1 बराबर y2 हो तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन क्या आ रही है, अल्फा बराबर क्या आनी चाहिए, बीटा। तो ये कंडीशन दूसरी कंडीशन भी संतुष्ट हो रही है द्वितीयक समष्टि की। तीसरी कंडीशन सिमेट्री वाली, तो सिमेट्री क्या हो जाएगी अभी, डी दिया हुआ हमें अल्फा बीटा और क्या दिया हुआ था हमने रूट में, तो रूट में दिया हुआ है। तो देखो रूट में चाहे x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, स्क्वायर है बाद में y1 माइनस y2 करो का होल स्क्वायर। तो इसको ये भी तो लिख सकते हो आप डी बीटा ए बीटा अल्फा भी तो लिख सकते हो, क्योंकि रूट के अंदर स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी आपकी सिमेट्री भी फॉलो कर रही है। चौथी कंडीशन लास्ट देखो, त्रिभुज असमानता और देख लो। त्रिभुज असमानता देखो यदि डी ए सी लेस देन है इक्वल टू डी ए बी और प्लस डी पी सी के, तो त्रिभुज असमानता को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के लिए भी है। त्रिभुज असमानता को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो संतुष्ट कर रहा है तो ये कंडीशन भी फॉलो कर रही है, तो चारों कंडीशन फॉलो कर रही है। अतः क्या है आपका, इसलिए सी कॉमा डी है वो क्या है आपकी द्वितीयक समष्टि है। क्या है आपकी द्वितीयक समष्टि है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये द्वितीयक समष्टि है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 84। मना आर की पावर एन क्रमिक वास्तविक पदों का समुच्चय है जहाँ a1 a2 a3 डैश an बिलोंग्स टू आर की पावर एन, b1 b2 b3 डैश bn बिलोंग्स टू आर की पावर एन। तब समेशन दे रखा है हमें i इक्वल टू 1 टू n a i b j लेस देन इक्वल टू समेशन i टू 1 से n मापांकों पे ए आई का होल स्क्वायर की होल पावर 1/2 समेशन आई टू एन और मापांक बी जे के होल स्क्वायर की होल पावर 1/2 है। कौन सी असमीका ये डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। ये समीका होल्डर समीका है, कौशी आज असमीका है, मिनकाउस्की असमीका है, इनमें से कोई नहीं। तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा कौशी स्वाज असमीका आपकी ये वाली। समेशन आई इक्वल टू 1 टू n मापांक ए आई बी जे लेस देन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू n मापांक ए आई का होल स्क्वायर की पावर 1/2 समेशन आई इक्वल टू 1 टू n मापांक बी जे का होल स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो ये है आपकी वास्तविक पदों का समुच्चय। इसे क्या बोलते हैं आपकी कौशी स्वार्ज असमीका। कौशी स्वार्ज असमीका बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 84 का नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85। ये भी आपकी डायरेक्ट असमीका पूछी है। माना आर की पावर एन क्रमिक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है a1 a2 डैश डैश an b1 b2 डैश डैश bn बिलोंग्स टू आर की पावर एन। तब ये कौन सी असमीका है आपकी, जो आपकी देखो कौन सी असमीका तो नहीं है, अभी हमने पढ़ा पिछली। होल्डर असमीका भी नहीं है आपकी। ये क्या है आपकी मिनकाउस्की असमीका। कौन सी है आपकी मिनकाउस्की असमीका। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 85 का। क्या दिया हुआ देखो आपका समेशन आई इक्वल टू 1 टू n ए आई प्लस बी जे। देखो ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। का होल स्क्वायर याद करना 1/2 लेस देन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू n
ए आई का होल स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस समेशन आई टू 1 to n बी जे का होल स्क्वायर की पावर 1/2। कौन सी एसएमई का आपकी? मिन्काउस्की एसएमई का, मिन्काउस्की एसएमई का। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या आपका? द्विक समष्टि एक्स डी के लिए सत्य है। जो आपकी द्विक समष्टि है उसमें एक्स डी के लिए सत्य कौन सा आपका, ये बताना था हमें 86 के अंदर। तो क्या होता है आपका सत्य? देखो डी एक्स जेड है माइनस डी जेड वाई है मापांक, यह हमेशा होता है लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई फोर आर, जहाँ एक्स वाई जेड है बिलोंग्स टू आर। तो ये कंडीशन कौन सी में आपकी? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 86 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 क्या आपका? यदि एक्स डी दूरिक समष्टि है तो 4r क्या दे रखा है? 4r एस सबसेट ऑफ एक्स एस नॉट इक्वल टू 5 के लिए एस और डी है, एस डी है, ये मैं बताना था। देखो मैं क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ देखो दी एक्स और डी है, एक्स डी है वो क्या आपका मैट्रिक्स स्पेस है, मैट्रिक्स स्पेस है। तो मैट्रिक्स स्पेस है ये, और एस एक्स का एक क्या है आपका? एस है वो एक्स का एक गैर रिक्त समुच्चय है। एक्स का क्या आपका? गैर रिक्त समुच्चय दिया हुआ हमें, रिक्त उप समुच्चय दिया हुआ है, उप समुच्चय है, गैर रिक्त उप समुच्चय है। तो एस क्रॉस एस पर, एस क्रॉस एस पर जो आपकी मैट्रिक है डी का प्रतिबंध क्या हो जाएगा आपका? मैट्रिक का प्रतिबंध जिसे डी ए से दर्शाया गया है, डी एस से दर्शाया गया है, दर्शाया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एस भी क्या होगा? एक मैट्रिक है, एस भी क्या आपकी एक मैट्रिक है, एस भी मैट्रिक है। इसलिए एस डी स्पेस एस, ठीक है। बी क्या हो जाएगा? एक मैट्रिक्स स्पेस हो जाएगा, मैट्रिक्स स्पेस हो जाएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? एक ये द्विरेख समष्टि है, एस और डी क्या आपकी? एस डी द्विरेख समष्टि है, द्विरेख समष्टि है, ठीक है, द्विरेख समष्टि है। तो ऑप्शन देखो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 87 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 88 क्या आपका? जो कथन दे रखी है 88 में, प्रत्येक द्विरेख समष्टि एक छद्म होती द्विरेख है, प्रत्येक छद्म द्विरेख एक द्विरेख समष्टि होती है। दोनों सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं, केवल कथन एक सत्य है, केवल कथन 2 सत्य हैं। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, केवल कथन एक सत्य है। प्रत्येक छद्म द्विरेख एक द्विरेख समष्टि नहीं होती है, यह आपका गलत है। प्रत्येक द्विरेख एक छद्म द्विरेख होती है, ये तो जरूरी है, लेकिन प्रत्येक द्विरेख एक द्विरेख समष्टि होना आवश्यक नहीं है। दूसरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सत्य है। तो केवल एक कथन एक सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, माना प्रतिचित्रण डी आर क्रॉस आर से आर डी एक्स वाई बराबर मापांक एक्स प्लस वाई द्वारा परिभाषित है, तब एक्स डी है, ये बताना हमें। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है? देखो हमें दिया हुआ है डी एक्स वाई है, वो दिया हुआ है हमें मापांक ऑफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, मापांक ऑफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। तो देखो कंडीशन देखते हैं, हमें 4 कंडीशन बताई थी। यहाँ पे देखो डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई है वो 0 तभी हो सकता है, 0 कब हो सकता है? जब यदि अपन तब हो सकता है जब एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो, जहाँ यदि एक्स बराबर क्या हो आपका 2 हो और वाई बराबर -2 हो। लेकिन एक्स बराबर वाई होना चाहिए आपकी छद्म द्विरेख समष्टि के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आइडेंटिटी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी ये आपकी कंडीशन तोड़ती है। दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी? दूसरी कंडीशन थी आइडेंटिटी ऑफ इंडिस्क्रिमिनेबल्स, इस कंडीशन को पूरा नहीं करती है, तो ये सब टूटती है। इसलिए क्या है आपकी? इसलिए मैट्रिक्स नहीं है, यह मैट्रिक नहीं है, मैट्रिक्स नहीं है। तो ऐसा क्या हो जाएगा? ये नॉन नेगेटिव सिमेट्री संतुष्ट करती है, ठीक है। इसलिए क्या है आपकी द्विरेख समष्टि नहीं है। क्या करती है? ये आपकी नॉन नेगेटिविटी सिमेट्री संतुष्ट करती है,
तो नॉन नेगेटिविटी समष्टि संतुष्ट होती है, अतः द्विरेख समष्टि नहीं है, द्विरेख समष्टि नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, द्विरेख समष्टि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्या है। 90 क्या पूछा गया था आपका? माना एक्स डी एक द्विरेख समष्टि है एवं ए एक्स का एक अधिक तो समुच्चय हो, तो वह कंडीशन पूछी। 12 हमने क्या था, वही कंडीशन है वापस। 90 में क्या हो जाएगा आपका? देखो डी क्या होना चाहिए आपका? एक्स वाई माइनस डी वाई ए, तब आपका मापांक लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई है, वो होना चाहिए 4 एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के अंदर। तो आपकी देखो कंडीशन कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 90 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या आपका? एकल समुच्चय के लिए सत्य है। एकल समुच्चय के लिए क्या सत्य है? उच्चक नहीं होता है, गलत है ये बात। निम्नक नहीं होता, ये गलत है। उच्चक और निम्नक दोनों अस्तित्व है किंतु भिन्न भिन्न, ये भी आपका गलत है। उच्चक और निम्नक दोनों का अस्तित्व होता है किंतु बराबर होते हैं। क्या होते हैं आपकी? बराबर होते हैं। एकल समुच्चय की बात करें, उच्चक और निम्नक दोनों अस्तित्व में किंतु बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य कथन हो जाएगा 91 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92। 92 है आपका, सवर्त अंतराल ए बी कि किस समुच्चय की सीमा बिंदुओं का समुच्चय नहीं, किस समुच्चय की सीमा बिंदुओं का समुच्चय नहीं है, यह मैं पूछा है 92 के अंदर। तो देखो इसका भी समुच्चय का सीमा बिंदु है, इसका भी सीमा बिंदु है, इसका भी, लेकिन मंझली कोष्ठक वाला का सीमा बिंदु नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा 92 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 93। आई के दे रखा है हमें माइनस के अपॉन के प्लस 1 के अपॉन के प्लस 1 हो तो इंटरसेक्शन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आई के बराबर होगा। तो देखिए 93 क्या दे रखा है हमें? आई के बराबर दे रखा है हमें माइनस का के अपॉन के प्लस 1 के अपॉन के प्लस 1 हो, के प्लस 1 हो, ठीक है। तो हो तो क्या हो जाएगा आपका? देखो जो आपका ये होता है आपका यूनियन बराबर होता है आपका यूनियन हो, ये तो ये क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन इक्वल टू 0, तो क्या होता है आपका? 0 होगा, क्योंकि इन दोनों को बेनिस्ट बीच में क्या आएगा आपका? 0 आएगा। हमें क्या दे रखा है? देखो ये दे रखा है इंटरसेक्शन, आपका आंसर दे रखा है कलाम में ऑप्शन नंबर 4। 4 क्यों दे रखा है? जब के यूनियन होता है 1 टू इन्फिनिटी आई के, तब क्या होता है आपका? -1 से 1 के बीच। तो तब इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, यूनियन होगा, ठीक है। ये आपका सही आंसर होगा कलाम के आंसर के अनुसार। और यदि इंटरसेक्शन आ जाए तो उनका विनिष्ट क्या आएगा आपका? केवल 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94। रिक्त समुच्चय फाई के लिए सत्य है। तो आपका रिक्त समुच्चय फाई के लिए क्या सत्य है, ये मैं बताना था। ये 0 का प्रतिवेश है नहीं, ये अंतराल माइनस सबसेट से माइनस सबसेट बिलोंग्स टू से बिलोंग टू ग्रेटर देन 0 का प्रतिवेश है। ये अपने समस्त अवयवों का प्रतिवेश है। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय के लिए सत्य है, यह है अपने समस्त अवयवों का प्रतिवेश है। प्रतिवेश है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। समुच्चय दे रखा है 3n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 n बिलोंग्स टू n, निम्न का उच्च क्रम से होंगे। निम्न का उच्च क्रम से बताने में, तो देखो मैं क्या दे रखा है, पहले देखो समुच्चय लिखो आप 3n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 दे रखा है समुच्चय, और जहाँ n बिलोंग्स टू क्या दे रखा है? n, यानी हमें नेचुरल नंबर दे रखे 1 2 3 डेट 4। यहाँ से देखो एक कॉमन ले लो, n कॉमन लेंगे यहाँ से, n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ले लो आप, n दे रखा है तो लिमिट क्या हो जाएगा आपका? n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3 प्लस 2/n अपॉन क्या हो जाएगा आपका? n 2 प्लस 1, n से n कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका? देखो क्या गलती कर रहा हूँ, हाँ इन्फिनिटी तो जाएगा नहीं, मैं सोच रहा था कहाँ n लिख दिया हमने, इन्फिनिटी तो जाएगा। तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो ये चेक कर लो, n बराबर 1 रखो यहाँ पर, n बराबर 1 रखेंगे, इसमें क्या आएगा आपका? देखो 3 प्लस 2/2 प्लस 1, यानी क्या आ जाएगा आपका? 5/3 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 3 दूनी 6 प्लस 2 बटा 2 दूनी 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, यानी 8/5 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि n बराबर 3 रखेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, क्या चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। n बराबर 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 3 9 9 2 कितना हो जाएगा? 11 11 बटा और 3 दूनी 4 1 7, तो 11। इसी तरह क्या हो जाएगा? ये बढ़ता चला जाएगा।
तो यहाँ पर देखो उच्चक और निम्नक, निम्नक क्या हो जाएगा, देखो n टेंस टू इन्फिनिटी लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 + 2/n अपॉन 2 + 1/n इन्फिनिटी रखेंगे तो ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो निम्नक क्या हो जाएगा, निम्नक का क्या होता है आपका, अनुक्रम का निम्नक क्या हो जाएगा, निम्नक तो हो गया आपका 3/2। और उच्च क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पद, तो उच्च हो जाएगा आपका प्रथम पद। प्रथम पद कितना आया था आपका, 5/3। तो उच्च हो जाएगा आपका 5/3। ठीक है, अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो निम्नक 2/3 और उच्चक 5/3। क्रम से देख लो आप, निम्नक दे रखा, निम्नक आएगा 3/2 और उच्चक आएगा आपका 5/3। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 95 का। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, देखते हैं। यदि p ≠ 0 तथा q ≠ 0 क्रम से परमेय व अपरिमेय संख्या हो, तो देखो क्रम से परमेय अपरिमेय संख्या हो, परमेय और अपरिमेय संख्या है क्रम से, तो क्या होता है आपका, ये देखो p + q, तो p + q व pq दोनों क्या होती है आपकी, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी इनका योग और गुणन दोनों क्या होगा आपका, अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 96 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 क्या आपका, बोल्जेनो-वाइस्टोस प्रमेय निम्न में से किस समुच्चय में प्रयुक्त की जाती है। जो आपका ना बोल्जेनो-वाइस्टोस प्रमेय वो किस समुच्चय में प्रयुक्त की जाती है, Z+ में Q का कोई भी परिबद्ध सीमित समुच्चय में, या 1 + 1/n n बिलोंग्स टू n में, या इनमें से कोई नहीं। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो आपका ये प्रयुक्त की जाती है आपकी 1 + 1/n, 1 + 1/n, जहाँ n बिलोंग्स टू n हो। तो इसमें कौन सी में प्रयुक्त की जाती है आपकी, बोल्जेनो-वाइस्टोस प्रमेय। तो आपका आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। वे समुच्चय जो विवर्त और समुच्चय संवर्त दोनों होते हैं, वे समुच्चय बताने जो हमें विवर्त और संवर्त दोनों होते हैं, कौन कौन से आपके, देखो आपका जो r वास्तविक नंबर और फाई दोनों क्या होते हैं आपके विवर्त और समुच्चय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 98 के अंदर, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा r और फाई 98 के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना था 99 में। समुच्चय का सीमा बिंदु आवश्यक समुच्चय का अवयव होता है, कोई जरूरी नहीं है सीमा बिंदु समुच्चय के अंदर ही उपस्थित हो। हमने अनुक्रम पढ़ा तब पता होना चाहिए आपको, रियल एनालिसिस पढ़ी थी तब, ये तो आपका गलत है, सत्य नहीं है। किसी समुच्चय का उच्चक आवश्यकता है समुच्चय का अवयव होता है, तो उच्चक और निम्नक समुच्चय के अंदर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, तो दोनों तो गलत हो गया। परिमित समुच्चय का आवश्यक समुच्चय अवयव होता है, तो वो परिमित समुच्चय, तो परिमित समुच्चय का उच्चक क्या होता है, समुच्चय के अंदर ही होता है। समुच्चय का अवयव होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल राइट, ये आपका सत्य है। परिमित समुच्चय का निम्नक के समुच्चय का अवयव नहीं होता, तो यदि परिमित समुच्चय देखो 3 < x < 2 है, तो ये आपका परिमित समुच्चय है। तो इसमें उच्चक और निम्नक दोनों विद्यमान है, तो अंदर ही होंगे, तो इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 क्या आपका, निम्न में से कौन सा सहज समुच्चय ये बताना था। तो सहज समुच्चय होता है हमारा समर्थ समुच्चय को बोलते हैं सहज समुच्चय। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, समर्थ सहज समुच्चय है ऑप्शन नंबर 2। ये कौन सा आपका विवर्त समुच्चय, ठीक है, ये वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या r+ दे रखी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। इनमें से कौन सा संबंध समुच्चय, इनमें से कौन सा जो आपका संबंध समुच्चय ये बताना था। तो देखो r है, वो कौन सा आपका संबंध समुच्चय बोलते हैं, आपके वास्तविक संख्या उनको क्या बोलते हैं, संबंध समुच्चय बोलते हैं। तो इफेक्ट क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। समुच्चय e = 1/n n बिलोंग्स टू n का व्युत्पन्न समुच्चय है, व्युत्पन्न समुच्चय किसमें हो जाएगा इसका, 102 में, तो ये आपका हो जाएगा 0 व्युत्पन्न समुच्चय। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 102 का। तो देखो कैसे होता है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो हमें क्या दिया, देखो e बराबर दिया हुआ हमें 1/n, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ हमें, n दिया हुआ है, ठीक है। ये समुच्चय यानी e बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 1/2, 3 n बराबर 3 रखें तो 1/3, n बराबर 4 और डैश डैश ये चलता रहेगा। अब बात करते हैं व्युत्पन्न समुच्चय की, किसकी, व्युत्पन्न समुच्चय की बात करते हैं। तो डायरेक्ट सेट क्या होता है, वे बिंदु होते हैं जो समुच्चय के संचय बिंदु होते हैं। क्या होते हैं आपके डायरेक्ट सेट, देखो आपका डेरिवेटिव सेट है, डेरिवेटिव सेट कौन से होते हैं, वे बिंदु होते हैं, वे बिंदु
बिंदु होते हैं, तो समुच्चय में क्या होते हैं आपके संचय बिंदु होते हैं। समुच्चय के संचय बिंदु होते हैं। क्या होते हैं आपके संचय बिंदु होते हैं। तो समुच्चय के संचय बिंदु होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अनुक्रम का जो ग्राफ है वो दाईं ओर शून्य की ओर बढ़ता है। दाईं ओर किसकी ओर बढ़ता है आपका, शून्य की ओर बढ़ता है। देखो अनुक्रम का ग्राफ है, अपना जो अनुक्रम है वो दाईं ओर से किसकी ओर बढ़ रहा है आपका, शून्य की ओर बढ़ रहा है। यानी कि 1/n है, ये किस तरह बढ़ रहा है आपका, 0 की ओर बढ़ रहा है। तो n बिलोंग्स टू का अल्फा यानी इन्फिनिटी जा रहा है। तो 0 इस समुच्चय का एक संचय बिंदु है। 0 समुच्चय का एक संचय बिंदु है। समुच्चय का संचय बिंदु है। संचय बिंदु है। तो ध्यान दे, देखो 0 स्वयं इस समुच्चय का नहीं है, 0 है स्वयं इस समुच्चय नहीं है, पर वह एक लिमिट पॉइंट है। क्या आपका समुच्चय में तो नहीं है 0 है, नॉट बिलोंग्स टू n, समुच्चय नहीं है, लेकिन क्या आपका एक लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट है, दो अन्य बिंदुओं को क्या करता है आपका वियुक्त या आइसोलेट करता है, क्योंकि आसपास कोई सदस्य नहीं है बहुतक पास में। अतः यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। तो ऑप्शन देखो कौन सा किताब का, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 102 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। पूर्णांक समुच्चय में जेड का व्युत्पन्न समुच्चय होता है। पूर्णांक समुच्चय जेड, तो जेड का व्युत्पन्न समुच्चय क्या होता है, जेड होता है, जेड प्लस होता है, 0 होता है या 5 होता है। तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 5 होता है। तो जेड है समुच्चय जेड, समुच्चय जेड है, जेड का व्युत्पन्न समुच्चय क्या होता है आपका 5 होता है। व्युत्पन्न समुच्चय क्या होता है आपका 5 होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 103 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों है। परिमेय संख्या हमारे समुच्चय क्यों है, तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों है, क्या विवर्त समुच्चय नहीं है आपका, सवर्त समुच्चय होता है, विवर्त समुच्चय होता है, ये विवर्त समुच्चय नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 104 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, देखो आपका परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों है, वो आपका एक विवर्त समुच्चय नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है और क्वेश्चन नंबर 104 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। कथन दे रखे हमें 105 में, कथन 1 दे रखा है हमें, विवर्त समुच्चयों का सर्वोच्च संघ एक विवर्त समुच्चय होता है। तो पहला तो सच्चे है, तो विवर्त समुच्चय का सर्वोच्च संघ एक क्या होता है आपका विवर्त समुच्चय होता है, बिल्कुल राइट है। विवर्त समुच्चयों का सर्वोच्च सर्वनिष्ठ एक विवर्त समुच्चय होता है। देखो सर्वनिष्ठ एक विवर्त समुच्चय नहीं होता है, क्या होता है आपका सर्व समुच्चय होता है। तो ये गलत है आपका। तो देखो पहला तो सत्य है, दूसरा असत्य है, तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 105 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। यदि an बराबर -1/n से 1/n हो तो n बराबर 1 to इंटरसेक्शन दे रखा है इन्फिनिटी an बराबर होगा। तो हमें देखा था बारी क्या पूछा था आपका 0 106 में, मैंने 12 आया था अपना, वो कौन सा था आपका k वाला, -k/k+1, k/k+1 था ना। और फिर आया था आपका इंटरसेक्शन n टेंस टू 1 to इन्फिनिटी k बराबर क्या होता, तो उसमें तो क्या था अपन 0 था, तो वही क्वेश्चन है अपना ये। और इसका जो यूनियन है n टेंस टू 1 से इन्फिनिटी, वो क्या हो जाएगा -1 से 1, ठीक है। यूनियन आएगा तो वह होगा, वही क्वेश्चन आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 106 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। खत्म दे रखिए 107 वापिस। प्रत्येक सवर्त समुच्चयों का एक सवर्त अंतराल होता है। देखो प्रत्येक सवर्त समुच्चय का एक सवर्त अंतराल नहीं होता है, यह आपका गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कथन। दूसरा कथन देखो, प्रत्येक सवर्त अंतराल एक सवर्त समुच्चय होता है। देखो प्रत्येक जो सवर्त अंतराल हो क्या होता है आपका सवर्त अंतराल होता है। तो आपका सेकंड सत्य है और फर्स्ट गलत है कथन। तो देखो सेकंड सत्य कौन सी में आ रहा है आपका, ये रहा सेकंड सत्य है, लेकिन फर्स्ट गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका 107 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। 108 में आपका कथन दे रखा है, आपको कथन दे रखा है, किसी समुच्चय S के लिए व्युत्पन्न S डैश सवर्त समुच्चय होता है। बिल्कुल राइट है। जो किसी समुच्चय S के लिए व्युत्पन्न S डैश सवर्त समुच्चय होता है, बिल्कुल राइट है आपका। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक सहज समुच्चय होता है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है वो एक सहज समुच्चय नहीं होता है। तो नेचुरल जो रियल नंबर है, रियल नंबर संख्याओं का समुच्चय वो R है, वो एक सहज समुच्चय नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। ये सहज समुच्चय हमने पीछे देख लिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो आपका सेकंड गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा 108 का। देखो इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं हम सहज समुच्चय में। देखो आपका जो रियल नंबर है उनको सहज समुच्चय बोलते हैं। कब बोलते हैं,
जब ये कनेक्टेड हो, क्या हो आपका, जब कनेक्टेड हो तब तो आपका सत्य कथन होता है। देखो आपका कनेक्टेड हो तब तो क्या होगा, ये सत्य होगा। लेकिन जब आपका कॉम्पैक्ट हो तो वास्तविक संख्या का समुच्चय क्या दे रखा है हमें, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट के लिए क्या हो जाता है, ये असत्य हो जाता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट के लिए क्या होता है, असत्य होता है। यहाँ पर क्या लेगा, देखो यहाँ पर कॉम्पैक्ट लिया गया, लेकिन प्रतियोगी जो आपका ये आपका क्या लिया गया, यहाँ पर सहज समुच्चय का अर्थ कॉम्पैक्ट लिया गया यहाँ पर। तो कॉम्पैक्ट का देखो, ये देखो आपका कॉम्पैक्ट, इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखना, कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट लिया गया तो कॉम्पैक्ट नहीं है। यदि यहाँ पर कनेक्टेड आता तो ये आपका सत्य हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉम्पैक्ट आया, कॉम्पैक्ट के लिए क्या है आपका, सत्य नहीं है। तो इसलिए सेकंड दो आपका असत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 108 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। एक दूरी समष्टि का सहज समुच्चय होता है। एक दूरी समष्टि है, उसका सहज समुच्चय होता है, ये बताना था हमें। सवर्त नहीं होता है, विवर्त होता है। सवर्त होता है या उपरोक्त में कौन नहीं। तो एक दूरी समष्टि का जो सहज समुच्चय है वह होता है आपका सवर्त समुच्चय होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 109 का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। संबंध समुच्चय का संवर्क होता है। तो आपका संबंध समुच्चय उसका संवर्क होता है। संवर्त क्या होता है, विवर्त होता है, संहत होता है, संबंध होता है। तो इसमें क्या होता है, संबंध होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो संबंध समुच्चय है इसका संवर्क है होता है वो आपका क्या होता है, आपका संबंध होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। एक दूरिक समष्टि एक्स डी में प्रत्येक, एक दूरिक समष्टि एक्स डी में प्रत्येक क्या होता है आपका, आपका सहज समुच्चय का सवर्त उप समुच्चय सहत होता है। सहज समुच्चय का सवर्त उप समुच्चय भी सहत होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा 111 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। यदि दूरिक समष्टि एक्स बोल्जेनो-वाइस्टोस गुणधर्म को संतुष्ट करती है तब, देखो बोल्जेनो-वाइस्टोस गुणधर्म को संतुष्ट करती है तब क्या होता है आपका, प्रत्येक अनंत अनुक्रम एक्स एन का एक्स में कोई क्लस्टर बिंदु नहीं होता। देखो क्लस्टर बिंदु तो होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। एक तो कम से कम एक क्लस्टर बिंदु तो होता है। ये बोल्जेनो वाइस्टोस गुणधर्म को फॉलो करती है तो कम से कम एक क्लस्टर बिंदु होता है, कम से कम एक क्लस्टर बिंदु होता है। ये आपको सत्य होना चाहिए। प्रत्येक अनंत अनुक्रम एक्स एन का एक्स में कम से कम एक क्लस्टर बिंदु होता है, बिल्कुल राइट है। तो बोल्जन गुणधर्म को संतुष्ट करता है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 112 का नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। यदि एक्स टी ए मैट्रिक्स स्पेस है, जो आपका एक्स टी है वो एक मैट्रिक्स स्पेस है तथा ए बी बिलोंग्स टू एक्स, तो सत्य कथन है। तो सत्य कथन हमें बताना था। तो ए बार ए विवर्त समुच्चय नहीं होगा, ए सवर्त है यदि और केवल यदि ए बार बराबर ए है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सवर्त है यदि और यदि, यदि और केवल यदि ए का बार है वो बराबर होगा किसके, ए के। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स टी एक मैट्रिक्स स्पेस हो तो ए बी बिलोंग्स टू एक्स में हो तो सत्य क्या हो जाएगा, ए सवर्त होगा वहाँ पर। और यदि और केवल यदि तभी सवर्त होगा जब ए बार बराबर क्या होगा आपका ए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 113 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। फलन एक्स फलन डी है वो एक्स से आर छद्म दूरी खिलाता है। छद्म दूरी कब खिलाता है, छद्म दूरी खिलाता है आपका जब आपका डी एक्स वाई है वो क्या हो, 0 और कुछ भी हो जो एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो। यदि एक्स बराबर वाई हो तो क्या हो जाएगा आपका दूरिक समष्टि वाला गुणधर्म लग जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स वाई है बराबर 0 जहाँ कुछ एक्स नॉट इक्वल टू वाई के लिए संतुष्ट हो तो क्या कहलाता है आपकी छद्म दूरी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 114 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 115। निम्न में से आर पर दूरिक समष्टि है। निम्न में से आर पर दूरिक समष्टि है। तो आर पर दूरिक समष्टि क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर मापांक एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मापांक एक्स माइनस वाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आर पर क्या एक दूरिक समष्टि है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 116। यदि एक्स डी एक दूरिक समष्टि, एक्स डी है एक दूरिक समष्टि है तब निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है। देखो फाई एक विवर्त है, बिल्कुल राइट है। फाई क्या है आपका, विवर्त है। एक्स विवर्त है, एक्स भी क्या आपका विवर्त है, बिल्कुल राइट है। विवर्त समुच्चयों के समुच्चय संग्रह संघ विवर्त होता है। तो समुच्चय संग्रह का संघ है, संघ मतलब यूनियन क्या होता है आपका, विवर्त होता है, बिल्कुल राइट। अनंत विवर्त समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एक विवर्त नहीं, अनंत विवर्त समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एक विवर्त नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 असत्य है। तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। यदि डी एक्स वाई बराबर, देखो 1 होगा यदि एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो, 0 होगा यदि एक्स वाई वाई हो। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए जहाँ ए एक समुच्चय अरिक्त समुच्चय
ए पर दुरिक हो तो दुरिक समष्टि ए डी कहलाती है। ए डी क्या कहलाती है आपकी? चेम सेव दुरिक समष्टि, यूक्लिडियन दुरिक समष्टि, वियुक्त दुरिक समष्टि। तो कौन सी कहलाती है आपकी? ये कहलाती है वियुक्त दुरिक समष्टि। देखो जहाँ पर क्या हुआ आपका, यो में दिया हो डी एक्स वाई है, और जहाँ पर एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो तब तो क्या होगा 1, और एक्स इक्वल टू वाई हो तब क्या होगा 0, और 4 आर एक्स वाई किसको बिलोंग करेंगे आपको? ए को। और ए क्या आपका? ए है आपका स्वच्छ अरिक्त समुच्चय। क्या आपका? स्वच्छ अरिक्त समुच्चय है। और ए पर क्या आपका? दुरिक समष्टि है। ए पर दुरिक समष्टि है, तो दुरिक समष्टि ए डी है आपकी। दुरिक समष्टि ए डी है, दुरिक समष्टि ए डी विविक्त दुरिक समष्टि कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? विविक्त दुरिक समष्टि कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 117 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है वो बताना हमें। देखो कथन S1 दे रखा डी एक्स वाई बराबर मापांक x माइनस वाई 4 आर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सभी वास्तविक संख्या समुच्चय के लिए क्या आपकी दूरी है? बिल्कुल राइट बात है। सभी वास्तविक समुच्चय के लिए क्या है? आर एक पर दूरी है। ठीक है। कथन 2 देखो क्या दे रखा है डी Z1 Z2 बराबर मापांक Z1 माइनस Z2 4 आर Z1 Z2 बिलोंग्स टू सी सभी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय सी पर क्या है? दूरी का। ये भी सी सम्मिश्र संख्याओं के लिए क्या एक दूरी समष्टि है। तो दोनों कथन सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 118 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। माना D1 D2 समुच्चय x पर दूरिक समष्टि है। तो माना समुच्चय अपना D1 D2 और D3 समुच्चय x पर क्या है? दूरिक समष्टि है। कम से कम 2 अवयवों के साथ निम्नलिखित में दूरिक समष्टि नहीं है। कौन सी दूरिक समष्टि नहीं है ये मैं बताना था। देखो मिंड D1 D2 दूरिक समष्टि है, D3/1 प्लस D3 दूरिक समष्टि है, D1 प्लस D2 प्लस D3/3 है, लेकिन मैक्सिमम नहीं होती है। क्या होती है? मिनिमम ही होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य कथन हो जाएगा। दूरिक समष्टि नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं है आपका। तो 119 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120 क्या आपका। माना x1 और x2 दूरिक समष्टि है, और माना x1 में G1 एक विवर्त समुच्चय है और x2 में G2 एक विवर्त समुच्चय है। तो G1 क्रॉस G2 है। ये क्या होती है? G1 क्रॉस G2 है, वो x1 क्रॉस x2 में क्या हो जाएगा? एक विवर्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? विवर्त समुच्चय। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। G1 क्रॉस G2 है, वह है x1 क्रॉस x2 में क्या हो जाएगा आपका? विवर्त समुच्चय हो जाएगा, विवर्त समुच्चय। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 130। माना कि x d एक दूरिक समष्टि है तथा x नॉट बिलोंग्स टू x r एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो धनात्मक वास्तविक संख्या है तो एस आर x0 बराबर x बिलोंग्स टू x डी एक्स x0 लेस देन r क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है सवर्त गोलक। क्या कहलाता है आपका? सवर्त गोलक या विवर्त गोलक। क्या कहलाता है? ये विवर्त गोलक कहलाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 121 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 विवर्त गोलक कहलाता है ये। वास्तविक संख्याओं माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है तथा x0 बिलोंग्स टू x r एक धनात्मक वास्तविक संख्या। तो एस आर x0 x बिलोंग्स टू r डी x0 लेस देन r क्या कहलाता है आपका? विवर्त गोलक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 121 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। एक दूरिक समष्टि x है डैश है यदि और केवल यदि x से विवर्त दूरिक समष्टि 0 1 पर एक सतत फलन है विद्यमान है, तो निम्न में से किसी रिक्त स्थान में भरा जाए कि ऊपर दिया गया कथन सत्य हो जाए। असंबंध, संबंध या संबंध असहत। तो 122 में क्या हो जाएगा आपका? असंबंध। देखो एक दूरिक समष्टि x असंबंध है। क्या आपका? असंबंध है यदि और केवल यदि x में से विविक्त दूरिक समष्टि 0 1 एक सतत फलन विद्यमान है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 122 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123। 123 दूरिक समष्टि एक्स टी में समुच्चय ए की समवर्तता समुच्चय ए के बराबर होगी यदि और केवल यदि। देखो दूरिक समष्टि है, हमें बार पढ़ा था हमने दूरिक समष्टि डायरेक्ट थ्योरम्स आपकी एक्स टी में जब ए बार है ना वो बराबर किसके होगा? ए के। हमने पीछे पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा आपका? सवर्त। ए क्या आपका? सवर्त है। तो आप देखो आपका ए सवर्त है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 123 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124। यदि दूरिक समष्टि x का ए कोई उपसमुच्चय दूरिक समष्टि x का कोई उपसमुच्चय है तो सत्य क्या हो जाएगा आपका?
देखो ए विवर्त है यदि ए के सभी सीमा बिंदुओं का अंतर्विष्ट करता है, नहीं ये नहीं होगा। ए विवर्त है यदि ए इसके प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश है। ए क्या है इसके, ए विवर्त है यदि ए इसके प्रत्येक बिंदुओं का प्रतिवेश है। ये थ्योरम से डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 124 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 125 क्या था आपका, यदि डी एक्स एक दूरी के है तो के डी एक्स वाई एक्स एक दूरी का होगा तब, तो कौन सी कंडीशन संतुष्ट करेगी। तो ये तो आपको पता है कि क्या होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कि क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 125 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। माना डी एक सामान्य दूरी के इस प्रकार परिभाषित है कि डी एक्स वाई बराबर मापांक एक्स माइनस वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। यदि ए बराबर 1 2 और बी बराबर 3 5 है तब ए और बी के व्यासों के मध्य संबंध होगा। ए और बी के मध्य व्यासों का संबंध निकालना है। तो देखो मैं क्या दिया हुआ हमें, डी एस बराबर क्या होता है आपका, यह होता है आपका सुप्रीमियम डी एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू किसको कर रहे हैं आपको, एस को। तो ए बराबर क्या दिया हुआ हमें, ए बराबर दिया हुआ आपका सर्वत्र समुच्चय में 1 2, ठीक है। एंड बी बराबर क्या दिया हुआ हमें, बी बराबर दिया हुआ हमें 3 और 5, बी बराबर 3 5 दिया हुआ है। तो डी ए कितना हो जाएगा आपका, डी ए हो जाएगा आपका सुप्रीमियम डी एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, तो बराबर किसका हो जाएगा 1 के। और डी बी ये क्या हो जाएगा आपका सुप्रीमियम डी एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, तो ये बराबर किसका हो जाएगा आपका 2 के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना संबंध, ये संबंध हो जाएगा आपका ये डी ए प्लस 1 बराबर किसका हो जाएगा आपका डी बी के। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर देखो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो 126 का आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 127 क्या आपका, यदि एक्स वाई एक दूरी समष्टि है तो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स इस प्रकार है कि एक्स वाई जेड एक सरल रेखा में है तब, देखो सरल रेखा में है तब क्या हो जाएगी कंडीशन आपकी। तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी, देखो डी एक्स वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा आपका मापांक डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई मापांक। तो कंडीशन देखो कौन सी में आपकी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 127 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं ये मैं बताना था। जो प्रत्येक विवर्त अंतराल एक विवर्त समुच्चय होता है, बिल्कुल राइट बात है। प्रत्येक सर्वत्र अंतराल एक सर्वत्र समुच्चय होता है, बिल्कुल राइट बात है। प्रत्येक एकल समुच्चय एक विवर्त समुच्चय नहीं होता आपका, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक जो एकल समुच्चय एक विवर्त समुच्चय नहीं होता है तो सत्य नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, और एक प्रत्येक सीमित समुच्चय एक सर्वत्र समुच्चय होता है, बिल्कुल राइट बात है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य हो जाएगा आंसर 128 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 129। दो समुच्चय ए और बी फर्तक समुच्चय नहीं है यदि, तो फर्तक समुच्चय नहीं है यदि ये बताना था। तो ऑप्शन देखिए, पहला दे रहा है ए बराबर 2 और 3 और बी बराबर दे रहा है 3 और 4, तो ये तो आपका फर्तक समुच्चय है। क्यों हो जाएगा ये फर्तक समुच्चय आपका, ये हो जाएगा देखो आपका, देखो ए और बी आपका विवर्त कांस्टेंट दे रहा है जिसमें संख्या 2 और 3 के बीच है। इसमें क्या आपका संख्या है वो 2 और 3 के बीच है, 2 और 3 के बीच है, ठीक है। लेकिन 2 और 3 दोनों शामिल नहीं है, 2 व 3 ये दोनों शामिल नहीं है आपके इसमें। मान लेता हूँ इसको ये बिलोंग्स टू ए, तो 2 भी इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है ए में, और 3 भी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है ए के अंदर। तो ये तो दोनों पृथक पृथक हो गई। और इसमें भी देखो 3 और 4 इसमें शामिल नहीं है, तो ये भी आपकी पृथक हो गई। ये तो पृथक समुच्चय है। दूसरा ऑप्शन देखो आपका, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, देखो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है हमें, देखो ए बराबर दे रखा है हमें 3 और 4, तो ये तो खुला अंतराल आपका विवर्त अंतराल है, लेकिन 3 और 4 इसमें शामिल नहीं है, शामिल नहीं है 3 और 4, ठीक है। तो ये तो आपका बीच की संख्या है, 3 के बीच की संख्या है। लेकिन देखो बी देखो क्या दे रखा है, 4 और 5 क्या दे रखा है हमें, शामिल दे रखा है, तो ये पृथक नहीं हो सकती, शामिल कैसे नहीं। देखो एम में है 4 नहीं है, और बी में क्या आपका 4 है, तो कोई सामान्य सदस्य नहीं है, तो ए और बी पृथक नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 129 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। ये आपको बताइए, यदि ए एक दूरी समष्टि एक्स टी का सहत समुच्चय है, उप समुच्चय क्या आपका सहत उप समुच्चय है, तो बी एक्स का एक सवर्त समुच्चय इस प्रकार है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है,
तब होगा, तब क्या होता है आपका कंडीशन क्या होती है, वो होती है आपकी DAB क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 0। बार पहले क्वेश्चन आया था K ग्रेटर देन 0, वही है इस बार क्या आया आपका DAB ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके मैथ के 123 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। दूसरे सेमेस्टर के सभी क्वेश्चन आपकी थ्योरम से प्रत्येक लाइन टू लाइन उठाएगी ये क्वेश्चन में से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, संचार क्या है। संचार क्या होता है आपका एक तरफा प्रक्रिया, जानकारी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, जोर से बोलना, केवल संदेश भेजना। तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा आपका जानकारी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन सा अमौखिक संचार का उदाहरण है। निम्न से कौन सा आपका अमौखिक संचार का उदाहरण है। टेलीफोन पर बातचीत आपका मौखिक है, ईमेल लिखना भी, या आंखों का संपर्क और इशारा, ये भी आपका ये क्या हो जाएगा अमौखिक, आंखों का संपर्क और इशारा अमौखिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, इनमें से कौन मौखिक संचार कौशल नहीं है। कौन सा मौखिक संचार कौशल नहीं है, ये मैं बताना था। सार्वजनिक भाषण देना मौखिक है, सक्रिय रूप से सुनना मत, चेहरे के भाव, चेहरे के भाव देख के समझना नहीं, वो मौखिक बोलता नहीं है, उसके चेहरे को देख लेता है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका मौखिक संचार कौशल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 134 देखिए, पैरा लैंग्वेज संचार के किस पक्ष से संबंधित है। तो आपका पैरा लैंग्वेज है संचार के किस पक्ष से संबंधित है, प्रयुक्त शब्द से, आवाज की टोन, पिच और गति से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 134 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन दृश्य संचार का एक उपकरण है। निम्न में से कौन है जो आपका दृश्य संचार का उपकरण है, चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, निम्न में से कौन सार्थक या सेमांटिक शोर का उदाहरण है, एक ही शब्द से अलग अलग समझ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 136 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, संचार में प्रतिपादन का क्या अर्थ है। संचार में प्रतिपादन का क्या अर्थ है, संदेश को प्रस्तुत करने की शैली का या तरीका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, संचार का कौन सा घटक संदेश की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार होता है। संचार कौन सा घटक संदेश की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार होता है, प्रेषक, माध्यम, प्राप्तकर्ता या प्रतिपुष्टि। तो 138 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, इनमें से कौन SMCR मॉडल के चैनल का हिस्सा नहीं है। SMRC मॉडल के चैनल का हिस्सा नहीं है, ये मैं बताना था 139 में। तो आपका बोलना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 139 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, वीडियो कॉल में तकनीकी समस्या किसका उदाहरण है। तो वीडियो कॉल है उसमें तकनीकी समस्या किसका उदाहरण है, सार्थक शोर का, भौतिक शोर का, चैनल शोर का, भावात्मक शोर का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 140 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, किस संचार मॉडल ने प्रतिपुष्टि की अवधारणा प्रस्तुत किया। किस संचार मॉडल ने प्रतिपुष्टि की अवधारणा को प्रस्तुत किया, सेनन, वीवर, बेरलो, श्रामेन या लेसवेल। तो 141 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 142, संचार में ठोसपन का अर्थ है। संचार है उसमें ठोसपन का अर्थ क्या होता है आपका, अस्पष्ट और अनिश्चित होना, विशेष तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 142। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, संचार में आंखों का संपर्क दिखाता है। संचार में जो आंखों का संपर्क है वो क्या दिखाता है, अरुचि, आत्मविश्वास और भागीदारी। संचार में जो आंखों का संपर्क क्या कहलाता है, क्या दिखाता है, आत्मविश्वास और भागीदारी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, चरण दर चरण व्याख्या के लिए सबसे उपयुक्त संचार रणनीति है। चरण दर चरण व्याख्या के लिए सबसे उपयुक्त संचार की रणनीति है एल्गोरिदम, खोजी, अध्यय या विषयगति सूची। तो 144 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका एल्गोरिदम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से कौन साइबरनेटिक्स की एक मुख्य अवधारणा है, एनक्रिप्शन, फीडबैक लूप, फायरवॉल या ब्राउजर। तो 145 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 फीडबैक लूप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, किस संचार नेटवर्क में नेता सभी से व्यक्तिगत रूप से बात करता है लेकिन बाकी एक दूसरे से बात नहीं करते। तो 145 में क्या हो जाएगा 146 का आंसर आपका भैया। किस संचार नेटवर्क में नेता एक सभी से व्यक्तिगत रूप से बात करता है लेकिन बाकी एक दूसरे से बात नहीं करते। तो आपका आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, ग्रेप वाइन संचार को किस नाम से जाना जाता है। जो आपका ग्रेप वाइन संचार है इसको किस नाम से जाना जाता है, नीचे की ओर संचार, औपचारिक संचार, अफवाह संचार, क्षैतिज संचार। तो 147 में आपका आंसर हो जाएगा अफवाह संचार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, अपने आप से बात करना या चुपचाप सोचना किसका उदाहरण है, अंतर्व्यक्तिक संचार का, समूह संचार का, अंतर्व्यक्तिक संचार का, जन संचार का। तो 148 आंसर हो जाएगा अंतर्व्यक्तिक संचार का, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149,
किस प्रकार के संचार में आमतौर पर प्रतिक्रिया में देरी होती है? आंतरिक संचार में, पारस्परिक संचार में, जनसंचार में या समूह संचार में? तो 149 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जनसंचार के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, संचार का संदर्भ किसे दर्शाता है? जो संचार का संदर्भ है वो किसे दर्शाता है? माध्यम का प्रकार, वह स्थिति या वातावरण जिसमें संचार होता है, प्रयुक्त भाषा या संचार या शोर? तो आपका आंसर हो जाएगा 150 में ऑप्शन नंबर 2, वह स्थिति या वातावरण जिसमें संचार होता है। ठीक है, यह आपका माइनर टेस्ट 11 कंप्लीट हो चुका है। दूसरी सेमेस्टर के सभी क्वेश्चन आपके फैक्ट क्वेश्चन थे, सभी आपको रटने वाले क्वेश्चन थे, मतलब थ्योरम्स थी जो डायरेक्ट आपकी लाइन टू लाइन पूछी गई थी, सभी क्वेश्चन वही पूछे गए थे वहाँ से दूसरी सेमेस्टर के। और कोई भी क्वेश्चन को दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं, मैं उसको समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगा पूरी। और उसका ज़्यादा सॉल्यूशन चाहिए तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हो आप टेलीग्राम पे एनी टाइम, कभी भी किसी समय 24/7 में कभी भी समय मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, डिटेल से मिलेगा, समझाया हुआ मिलेगा, प्रत्येक तरीके से मिलेगा। आप विजिट कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया, उसमें जुड़ भी सकते हो। उसमें आपकी जो मैथ से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, मैथ से के संबंधित सभी मैटर उसमें डाला हुआ है, आपको कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं, पूरा टोटल मैटर। उससे बाहर आपको मतलब जो भी ज़रूरत होगी, टेस्ट वगैरह, बुक वगैरह या प्रैक्टिस सेट वगैरह, या प्रैक्टिस जैसे आपकी शीट वगैरह चाहिए, मान लो मैं शीट निकालना चाहता हूँ तो शीट हर कोचिंग की, मतलब जो इंपॉर्टेंट कोचिंग है सभी की सीटें मैंने डाल रखी है। उसके अलावा वो सीट कोच नहीं करते, वो हमेशा वही सीट देते हैं, वो सारी सीटें मैंने वहाँ पर अपडेट कर रखी है विथ सॉल्यूशन, उन सीटों का सॉल्यूशन भी मैंने डाल रखा है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आए। कंप्लीट मैटर वहाँ पर डाल रखा है। अब पढ़ने की इच्छा आपकी कौन सी एक संस्था को फॉलो कर लीजिए, मतलब किसी भी एक संस्था की सीट उठा लीजिए, बाकी नोट्स पढ़िए। बाकी यदि वो सीट कंप्लीट हो जाती है किसी एक दूसरी संस्था की, उन दोनों सीटों के अलावा तीसरी सीट मत निकालो, सिर्फ 2 सीट काफ़ी है, बाकी अपनी नोट्स काफ़ी है, ये काफ़ी होती है मैथ के लिए। बाकी आप एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। बुक पढ़ते हो जैसे सर से नहीं पढ़ते हो आप, बार बार पढ़ लो, लेकिन आपको एग्जाम पैटर्न के आधार पर पढ़ना है, तो पैटर्न के आधार पर वो सीटें बनी होती है, तो उन सीटों को निकालो और नोट्स पढ़ो, इसके अलावा बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि अलग अलग चीज़ें पढ़ते रहते हैं, बुक को पढ़ते रहते हैं और अलग अलग चीज़ें उठाते हैं, कभी दूसरा का आ गया तो उसकी सीट निकालने लग जाते हैं, कभी तीसरा। ज़्यादा लास्ट टाइम में क्या होता है, लास्ट टाइम में यदि आप 2 महीने बचे एग्जाम में तो आप जितने ज़्यादा टेस्ट दे सकें, हर कोचिंग के टेस्ट दो, कोई भी टेस्ट उठाओ, पेपर उठाओ, दो, आपके सारे क्वेश्चन यानी सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। कहीं से भी उठाया, ऐसे नहीं कि मैं तैयारी करूँ टॉपिक का फिर टेस्ट दूँ, ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी टेस्ट आ गया आपके पास PDF उठाओ, बैठो, टेस्ट दो, कोई टेस्ट ले लो, उसको उठाओ। दोपहर बाद का टाइम ये रखोगे हमेशा एक प्रैक्टिस सेट निकालना, कोई भी टेस्ट देना है मुझे, तब जाके आपकी तैयारी परफेक्ट होगी और आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप उस नॉलेज को पालोगे कि टेस्ट को दोगे ना, तब आपका नॉलेज दिमाग ना उन क्वेश्चन के प्रति ऑटोमेटिक क्लियर करने लग जाएगा। ऐसे तो आप पढ़ते रहोगे, नोट्स पढ़ रहे हो तो नोट्स पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आगे अपना निकाला हुआ है, वापस उसको भी देख के निकालते हैं कि हाँ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये निकाल दिया मैंने, नोट्स कंप्लीट हो गया। मैंने देखा है, मैं काफ़ी दोस्तों को पूछा यार ऐसे कैसे निकालता है, तो बोलते रहते हैं यार ऐसी आदत पड़ गई, हमको आदत नहीं पड़ी, इसको सुधारो भाई, नहीं एग्जाम में दिक्कत आ जाएगी। तो ये चीज़ें होती, तो आपको भी ऐसे काम करना है। तो और आज जो क्लास कैसी लगी जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे और भी बेहतर करने वाले। टीचिंग मेथड के लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ खुद, जो सेकंड ग्रेड के लिए तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं वो सब्सक्राइब कर लिया, अपने दोस्तों को ग्रुप में जोड़ने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि वहाँ पर भी टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड की तो चल रही है, फर्स्ट ग्रेड के पेपर भी वहाँ पर मिल जाएंगे कुछ दिनों में। करते हैं मेहनत, किस मोड पर जाते हैं देखते हैं आगे, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में मेहनत करना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।